नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस बेहद बड़े और ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव की गहराई में जाएंगे जो पश्चिम बंगाल में हुआ है। बिना किसी राजनीतिक दल का पक्ष लिए पूरी तरह से डेटा, ऐतिहासिक संदर्भ और जमीनी सच्चाई के आधार पर हम इस पूरे चुनाव को डिकोड करेंगे। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये समझना है कि आखिर जमीन पर ऐसा क्या हुआ जिसने इतने बड़े बदलाव को जन्म दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में गोता लगाते हैं। कन्नड़ स्रोत से ली गई एक लाइन यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। बंगाल में आज एक सुनामी आ गई है। और वाकई इन नतीजों को देखें तो ये महज कोई जीत या हार नहीं है, बल्कि एक पूर्ण राजनीतिक सुनामी है। एक ऐसी सुनामी जिसने एक ऐसे राजनीतिक किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जिसे कभी पूरी तरह से अजेय माना जाता था। ये कोई आम चुनाव नहीं, बल्कि एक राज्य की पूरी राजनीतिक दिशा का पलट जाना है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 15। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन 15 सालों के लगातार शासन को दर्शाता है जिस पर अब अचानक से फुल स्टॉप लग गया है। किसी भी लोकतंत्र में 15 साल सत्ता में रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, और उस सत्ता का अचानक से गिर जाना उससे भी बड़ी बात है। आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम इन 5 खास हिस्सों पर बात करेंगे। बंगाल में केसरी लहर, राजनीतिक रंगों का बदलाव, सत्ता विरोधी लहर और जहाज जैसी बेरोजगारी, बूथ स्तर की आक्रामक रणनीति और अंत में बंगाल का अगला रास्ता। नतीजों से शुरू करते हुए हम पीछे की ओर जाएंगे ताकि जमीनी रणनीतियों का असली सच सामने आ सके। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, बंगाल में केसरी लहर। दिलचस्प बात यह है कि 2014 तक जिस पार्टी को यहाँ एक बहुत ही छोटी राजनीतिक ताकत माना जाता था, उसने 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा बिल्कुल आसानी से पार कर लिया। 2019 के लोकसभा चुनावों से जो मोमेंटम बना था, उसी नींव पर आगे बढ़ते हुए राज्य की राजनीतिक वास्तविकता पूरी तरह से बदल कर रख दी गई है। ये सच में एक ऐतिहासिक छलांग है। लेकिन इस बदलाव को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। हमारा दूसरा भाग इसी बारे में है। ये समझना बेहद जरूरी है कि सत्ता विरोधी लहर, या जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, वो वास्तव में बंगाल के इतिहास में हमेशा एक चक्र की तरह काम करती आई है। आज़ादी के बाद कांग्रेस का एक लंबा दौर रहा। फिर 1977 में वामपंथियों का 34 साल का शासन शुरू हुआ। इसके बाद 2011 में सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के सहारे परिवर्तन का नारा गूंजा और नई सरकार आई। और अब वर्तमान में ये नया केसरी बदलाव। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, जब भी बंगाल के मतदाताओं को लंबे समय तक चलने वाले शासन से थकान महसूस हुई है, उन्होंने छोटे मोटे नहीं बल्कि पूर्ण और निर्णायक बदलाव के लिए वोट किया है। तो ऐसा क्या हुआ जिसने 1.5 दशक बाद इस बदलाव की आग को हवा दी? ये हमें हमारे तीसरे हिस्से की ओर ले जाता है, सत्ता विरोधी लहर और बेरोजगारी। आखिर किन मुद्दों ने लोगों को इतना नाराज कर दिया? अगर हम रिपोर्ट्स पर ध्यान दें तो कुछ बहुत ही गंभीर कारण सामने आते हैं। 15 साल की सत्ता विरोधी थकान तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ा गुस्सा पढ़े लिखे युवाओं में भयंकर बेरोजगारी को लेकर था। शिक्षक और नगर निगम भर्ती के घोटाले और हर छोटे बड़े काम के लिए चलने वाला सिंडिकेट सिस्टम, इन सब ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया। और हाँ, पिछले 15 सालों में किसी नई इंडस्ट्री का ना आना, ये निराशा का सबसे बड़ा कारण बन गया। दोनों पक्षों की चुनावी रणनीतियों में यहाँ एक जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी कन्याश्री और लक्की भंडार जैसी अपनी डायरेक्ट कैश देने वाली कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। वहीं विपक्ष ने एक बहुत ही सटीक चाल चली। उन्होंने इन योजनाओं को बंद करने का नहीं, बल्कि इनमें फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा किया। और उसके ऊपर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और रोजगार का वो बहुप्रतीक्षित वादा जोड़ दिया जिसकी युवाओं को सबसे ज्यादा तलाश थी। अगर इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष निकालना हो तो वो ये है, बंगाल जो पारंपरिक रूप से अपनी राजनीतिक विचारधारा या आइडियोलॉजी के आधार पर कठोर रूप से वोट करता था, वो इस बार बदल गया। मतदाता आइडियोलॉजी से हटकर अपनी आर्थिक आकांक्षाओं के आधार पर वोट करने लगे। 15 साल तक केवल भाषण सुनकर थक चुके लोगों को रोजगार और औद्योगिकरण का वादा एक नई उम्मीद की तरह लगा और जनादेश उसी दिशा में गया। लेकिन खैर, केवल आर्थिक निराशा होने से चुनाव नहीं जीते जाते। जमीन पर बहुत ही मजबूत एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है। और यहीं से हमारा चौथा भाग शुरू होता है, विपक्षी दल की बूथ स्तर की रणनीति।
पन्ना प्रमुख, ये शब्द शायद पहले भी सुना हो। ये एक बेहद ही व्यवस्थित और माइक्रो लेवल का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सिस्टम है। इस प्रणाली में हर एक बूथ पर गिने चुने मतदाताओं की जिम्मेदारी एक तय व्यक्ति को दी जाती है। इस अचूक सिस्टम को लागू करके सत्ताधारी पार्टी के जमीनी दबदबे को पूरी तरह से बेअसर कर दिया गया और सीधे घरों तक पहुंच बनाई गई। ये हवा में चुनाव लड़ने के बजाय जमीन पर एक एक वोट पक्का करने की कला है। इसके अलावा वोटर लिस्ट का एक जबरदस्त क्लीनअप ऑपरेशन चलाया गया। एसआईआर प्रक्रिया के जरिए उन सारे नामों को हटाया गया जो या तो फर्जी थे, या जिनकी मौत हो चुकी थी, या जो राज्य से बाहर जा चुके थे। लाखों अवैध नाम हटे। इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं गईं, लेकिन ये काम पूरा हुआ। नतीजा, पारंपरिक वोट बैंकों को बहुत बड़ा झटका लगा और 90% से ज्यादा का एकदम असली और अभूतपूर्व मतदान दर्ज किया गया। कमाल की बात है ना। अगर राज्य के डेमोग्राफिक्स को देखें तो अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अलग ही मांगें थी। उत्तर बंगाल में सीमा और जातीय समस्याएं थी। जंगल महल में आदिवासियों के कल्याण की घोर उपेक्षा थी और मथुआ समुदाय के लिए सीएए और नागरिकता की लंबी मांग थी। इन नब्जों को पकड़कर एकदम सटीक वादे तैयार किए गए, जिसने इन महत्वपूर्ण वोटिंग ब्लॉक्स का रुख पूरी तरह से मोड़ दिया। एक राज्य, लेकिन समस्या के मुताबिक अलग अलग समाधान। तो अब जब 15 साल पुराना वो किला ढह चुका है और सत्ता का एक नया ढांचा तैयार है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि आगे क्या। यह हमारा 5वां और अंतिम भाग है। बंगाल का अगला रास्ता क्या है। सत्ता के इस बेहद बड़े बदलाव के साथ भारी उम्मीदों का पहाड़ भी सामने है। नई सरकार पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने और तुरंत रोजगार पैदा करने के अपने वादों को पूरा करने का जबरदस्त दबाव है। अब उन्हें एक प्रभावी विपक्षी दल की भूमिका से बाहर निकलकर इतने विशाल और विविधता से भरे राज्य पर शासन करने की जटिल वास्तविकताओं को संभालने की चुनौती का सामना करना होगा। वादे करना आसान है, उन्हें जमीन पर उतारना बिल्कुल अलग बात है। इतिहास की एक शानदार तुलना देखिए। दशकों पहले ऑपरेशन बरगा नाम के ऐतिहासिक भूमि सुधार ने वामपंथी सरकार को मजबूती दी थी, क्योंकि वो उस दौर की जरूरत थी। ठीक उसी तरह आज का जो जनादेश है, वो रोजगार, पारदर्शिता और ईमानदार शासन के लिए एक आधुनिक मांग है। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ लोगों की प्राथमिकताएं खेती के सुधारों से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रियल रोजगार पर आ चुकी हैं। और अब आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल घूम फिर कर आता है जो मूल स्रोत ने भी उठाया है। दीदी हार गई होंगी, लेकिन क्या बंगाल जीता है? राज्य ने इस नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या सत्ता का ये नाटकीय बदलाव वाकई वो समृद्ध, सुरक्षित और रोजगार युक्त बंगाल दे पाएगा जिसकी जनता ने इतनी शिद्दत से मांग की है? खैर, वक्त ही इसका जवाब देगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।